ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ इंडिफाइनेट इंटीग्रल। अब इसको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल के थ्रू स्टार्ट करते हैं। तो मान लो कि हमने एक फंक्शन है, लेट एफ एक्स इज इक्वल टू 2x। अगर एफ एक्स 2x है तो इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स with respect to x, that is integration of 2x dx, और 2x का जो इंटीग्रेशन है विथ रिस्पेक्ट टू x, ये हमें मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस सी, वेयर c बिलोंग्स टू r, मीन c एक रियल नंबर है। ओके, अब यहां से अगर हम लिख देते हैं y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस सी, y equal to x square plus c, where c is any arbitrary constant, means let c belongs to r। कोई भी एक नंबर है, रियल नंबर है, बट एग्जैक्टली क्या है वो हमें नहीं पता है, तो इसको हम आर्बिट्रेरी कांस्टेंट बोलते हैं। ओके, अब ये जो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस सी वेर c बिलोंग्स टू r, ये हमें क्या बताएगा? तो ये हमें मिल जाएगा दिस रिप्रेजेंट family of integrals of fx equal to 2x। अब हम c की डिफरेंट वैल्यू के लिए जो फैमिली है पूरे इंटीग्रल्स की, उसके मेंबर मिलेंगे। तो अगर हमने c इक्वल टू 0 सिलेक्ट किया, अगर हम c इक्वल टू 0 लेंगे तो हमें मिलेगा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक पैराबोला है और ये सिमेट्रिक टू y एक्सिस है, means axis of this parabola is y axis। अगर हम c इक्वल टू 1 सिलेक्ट करते हैं तो हमें मिलेगा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये भी एक पैराबोला है एंड इसका एक्सिस होगा y एक्सिस। c इक्वल टू 2 सिलेक्ट करने पर हमें फैमिली जो है इंटीग्रल्स की, उसका एक और मेंबर मिलेगा और वो होगा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, ये भी एक पैराबोला है और इसका जो एक्सिस है वो अगेन y एक्सिस होगा। एक नेगेटिव नंबर लेते हैं c इक्वल टू -1, तो c इक्वल टू -1 लेने पर y इक्वल टू एक्स स्क्वायर -1 होगा, ये भी एक पैराबोला है एंड एक्सिस इज y एक्सिस। ओके, अब ये जो सभी पैराबोला है उसको ड्रॉ कर लेते हैं। तो फॉर दैट this one is y axis and this one is x axis। सबसे पहले ड्रॉ कर लेते हैं y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, so let this one is y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 होगा। ओके, देन y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 भी लिया है हमने, तो दिस वन इज y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 भी ड्रॉ कर लेते हैं, ये है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर -1। तो ये जो पूरी फैमिली थी उसमें से हमने 5 6 यहाँ पर 4 मेंबर लिए हैं और उनका ग्राफ बनाया है। ओके, अब एक वर्टिकल लाइन लेते हैं, एक वर्टिकल लाइन लेते हैं। लेट
दिस वन इज वन वर्टिकल लाइन मीन्स पैरेलल टू वाई एक्सिस। जो एक्सिस है वो एक्सिस को पैरेलल एक हमने लाइन लिया है, और मान लो कि ये जो लाइन है वो है x इक्वल टू ए, ओके, पैरेलल टू y एक्सिस। दिस वन इज x इक्वल टू ए। अब x इक्वल टू ए हमारे जो भी फैमिली मेंबर्स हमने ग्राफ में रिप्रेजेंट किए वो सबको इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन है, इसको इंटरसेक्ट किया मान लो कि पॉइंट P0 पर। फिर y इक्वल टू एक्स स्क्वायर को इंटरसेक्ट किया एट पॉइंट P1। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन को इंटरसेक्ट किया एट पॉइंट P2। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस टू इनको इंटरसेक्ट किया एट पॉइंट P3। ये जो डिफरेंट कर्व थे उनको x इक्वल टू ए ने इंटरसेक्ट किया, तो वो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उसको हमने P0, P1, P2, P3 ऐसे दिखाया है। ओके, अब ये जितने भी पॉइंट्स है P0, P1, P2, P3, ये सबके लिए जो x कोऑर्डिनेट है वो तो क्या रहेगा, a होगा, है ना, क्योंकि हमने वर्टिकल लाइन लिया है तो x इक्वल टू a होगा। और ये सभी जितने भी कर्व्स हमने लिए हैं y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस टू, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन, ये सबके लिए डिवाई बाय dx का वैल्यू क्या होगा, तो डिवाई बाय dx का वैल्यू होगा हर एक के लिए 2x। ओके, क्योंकि इन जनरल आप देख सकते हैं y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस सी, अगर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें मिल जाएगा डिवाई बाय dx इक्वल टू 2x। डिवाई बाय dx हमें क्या बताता है, तो डिवाई बाय dx हमें दिखाता है स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट एनी पॉइंट। ये हम ऑलरेडी चैप्टर नंबर 6 में देख चुके हैं, बराबर, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में। अब अगर हम डिवाई बाय dx का वैल्यू फाइंड करते हैं एट x इक्वल टू ए, तो एट x इक्वल टू ए 2a होगा। मींस पॉइंट P0 पे जो टेंजेंट है उसका स्लोप कितना होगा, 2a, क्योंकि हर एक के लिए x का वैल्यू तो a रहने वाला है, जो भी पॉइंट है उनके x कोऑर्डिनेट तो ऑलवेज a रहेंगे। तो P0 पे जो टेंजेंट है उसका स्लोप 2a होगा। पॉइंट P1 p, पॉइंट P2, पॉइंट P3, ये हर एक पॉइंट पे जो टेंजेंट है उसका जो स्लोप होगा वो 2a होगा। और अगर स्लोप 2a है हर एक पॉइंट पर जो टेंजेंट है वहां पर स्लोप अगर 2a है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सभी पॉइंट्स पर जो हम टेंजेंट्स ड्रॉ करेंगे वो टेंजेंट्स पैरेलल होंगे, बराबर। ये पॉइंट P0 पे, पॉइंट P1 पे, पॉइंट P2 पे जो हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे वो सभी टेंजेंट्स पैरेलल होंगे, बराबर। अब तो हमें ये पता चल गया है कि जितने भी फैमिली जो मेंबर्स हैं वो हर एक को इंटरसेक्ट करती है। ऐसी हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली, उसने इंटरसेक्ट किया कर्व्स को, और वो जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वहां पर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो सभी टेंजेंट्स जो है वो पैरेलल आते हैं। अब ये फॉर एवरी वैल्यू ऑफ ए ये ट्रू रहेगा, जितनी भी ए की पॉसिबल वैल्यू है वो हर एक के लिए ये टेंजेंट्स जो होंगे वो पैरेलल होंगे। तो टेंजेंट्स पैरेलल होंगे, इट मींस हम ऐसा बोल सकते हैं कि कर्व्स पैरेलल होंगे। तो इसी में कुछ आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि देखो हमने एक्चुअली क्या किया था, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ ड्रॉ किया था। स्टार्ट हमने कुछ ऐसे किया, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसका ग्राफ ड्रॉ कर लिया हमने, बराबर। ये है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ। इसके बाद जब हमने y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन बोला, तो ये जो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन का ग्राफ है वो क्या होगा, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर को पैरेलल, क्योंकि हर एक पॉइंट पे टेंजेंट पैरेलल होगा। इसका मतलब y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन जो कर्व्स हैं उनके ग्राफ पैरेलल होंगे, और ये दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना होगा, वन, बराबर, क्योंकि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन एंड y इक्वल टू एक्स स्क्वायर दोनों में डिफरेंस क्या है, हाइट का डिफरेंस वन है।
तो हमने क्या किया, इनको y इक्वल टू एक्स स्क्वायर को 1 डिस्टेंस ऊपर लिया और हमने ड्रॉ कर लिया y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 में हमने 1 ऐड किया और हमें मिल गया है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2। ऐसे ही हमने y इक्वल टू एक्स स्क्वायर में से 1 माइनस किया तो हमें मिल गया है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 का ग्राफ। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें जैसे कि y इक्वल टू e रेश टू एक्स, बराबर, ये तो x एक्सिस है, y इक्वल टू e रेश टू एक्स, इसका ग्राफ कुछ ऐसे होता है, y इक्वल टू e रेश टू एक्स का ग्राफ। अब हमें किसी ने बोला कि y इक्वल टू e रेश टू एक्स प्लस 1 का ग्राफ ड्रॉ करो, तो हम क्या करेंगे, y इक्वल टू e रेश टू एक्स का जो ग्राफ है उसी को बिल्कुल पैरेलली वही ग्राफ को एक डिस्टेंस ऊपर ले जाएंगे और यहां से मिल जाएगा हमें y इक्वल टू e रेश टू एक्स प्लस 1 का ग्राफ। ऐसा कुछ हमें ज्योमेट्रिकल मीनिंग पता चला है जो हमने इनडिफाइनाइट इंटीग्रल का यूज किया, तो जो फैमिली मिली है वो फैमिली से हमें ये चीज पता चली है। ओके, अब इसी को जो सिस्टमेटिकली थोड़ा लिख देते हैं कि हमने क्या यहाँ से मतलब निकाला है। ओके, सो फॉर दैट चलो अब लिख देते हैं इधर। तो ये ज्योमेट्रिकल मीनिंग अब लिख दिया है। द इनडिफाइनाइट इंटीग्रल of a function represents geometrically a family of curves having parallel tangents। बराबर, हमने देखा था कि जो टेंजेंट्स थे वो पैरेलल थे at their point of intersection with lines orthogonal to the axis representing the variable of integration। बराबर, जैसे कि हम इंटीग्रेशन कर रहे थे 2x dx का, तो यहाँ पर आपका जो वेरिएबल था वो x था, तो x एक्सिस को जो पैरेलल, x एक्सिस को जो ऑर्थोगोनल, ऑर्थोगोनल मींस परपेंडिकुलर, x एक्सिस को जो परपेंडिकुलर लाइंस थी और वहां वो जो वर्टिकल लाइंस थी या तो x एक्सिस को परपेंडिकुलर जो लाइंस थी, उन्होंने जहां पर भी फैमिली मेंबर्स को इंटरसेक्ट किया था वो हर एक पॉइंट पर टेंजेंट्स क्या था, पैरेलल थे। ओके, तो ये है ज्योमेट्रिकल मीनिंग या तो इंटरप्रिटेशन ऑफ इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशन। अब स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल नंबर 1, write an antiderivative for each of the following functions using method of inspection। मीन्स हमें डायरेक्टली इंटीग्रेशन की जो फॉर्मूलाज हमने देखी है उसका यूज नहीं करना है, डेरिवेटिव का यूज करके, एंटी डेरिवेटिव बोला है यहाँ पर, बराबर, तो मेथड ऑफ इंस्पेक्शन से बोला है, तो डायरेक्टली इंटीग्रेशन नहीं करना है। मीन्स हमने जब इंटीग्रेशन स्टार्ट किया था तब कुछ ऐसे किया था कि अगर डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, कैपिटल एफ एक्स प्लस सी is equal to small fx, then integration of small fx with respect to variable x equal to f of x, capital Fx plus c। ऐसे हमने कुछ इंटीग्रेशन को स्टार्ट किया था। ओके, तो इसका यूज करना है। इसका मतलब अब हमारे लिए fx कौन है, cos 2x, मीन्स हमें एक ऐसा फंक्शन चाहिए जिसका डिफरेंशिएशन cos 2x है, एक ऐसा फंक्शन चाहिए जिसका डिफरेंशिएशन cos 2x है। तो अगर हम sin 2x का डिफरेंशिएशन करते हैं, sin 2x का डिफरेंशिएशन करते हैं, तो sin 2x का डिफरेंशिएशन होगा cos 2x, ये sin का डिफरेंशिएशन होगा, फिर चेन रूल अप्लाई करने पर 2x का डेरिवेटिव 2, बराबर, तो ये हो गया sin 2x का डिफरेंशिएशन। हमें तो क्या चाहिए, cos 2x, so we can write this one as a d by dx of
sin 2x बाई 2, sin 2x बाई 2 इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा cos 2x। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि एंटी डेरिवेटिव हमने तीन वर्ड ऑलरेडी देखे हैं, एक था प्रिमिटिव एंटी डेरिवेटिव और एक है इंटीग्रल। तो एंटी डेरिवेटिव ऑफ cos 2x is sin 2x by 2। ये जो fx प्लस सी या तो इंटीग्रेशन, ये जो fx प्लस सी है इसी को हम एंटी डेरिवेटिव बोलते हैं। तो यहाँ पर हम sin 2x by 2 प्लस सी लिख देते हैं, where c belongs to r। ओके, देन नेक्स्ट, अब हमें ऐसा फंक्शन चाहिए जिसका डिफरेंशिएशन 3x² प्लस 4x³ है। तो अगर हम x³ प्लस x⁴ इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो x³ का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3x² एंड x⁴ का डिफरेंशिएशन होगा 4x³। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो टर्म है इसका एंटी डेरिवेटिव, मतलब ये टर्म का इंटीग्रेशन। तो देयरफॉर एंटी डेरिवेटिव ऑफ 3x² प्लस 4x³ is x³ प्लस x⁴ प्लस c। नेक्स्ट वन, 1/x मीन्स हमें एक ऐसा फंक्शन चाहिए जिसका डिफरेंशिएशन 1/x होता है, और यहां पर हमें दिया गया है x नॉट इक्वल टू 0। तो अगर हम x ग्रेटर देन 0 और फिर डिफरेंशिएशन करते हैं log x का, क्योंकि log के अंदर जो नंबर है वो डेफिनेटली पॉजिटिव होना चाहिए। तो अगर x ग्रेटर देन 0 है तो फिर डी बाई डी एक्स ऑफ log x, ये हमें क्या मिल जाएगा 1/x, बराबर। और x लेस देन 0, अगर x लेस देन 0 है तो हम डिफरेंशिएशन कर लेते हैं log ऑफ माइनस एक्स का। अब log के अंदर माइनस एक्स लिखा है, x नेगेटिव है तो माइनस एक्स क्या होगा पॉजिटिव, और इसका डिफरेंशिएशन होगा, पहले log का डेरिवेटिव कर लेते हैं तो वो होगा 1/-x, और फिर माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन होगा -1, मीन्स ये माइनस कैंसिल आउट होके 1/x मिल चुका है। तो इसका मतलब ये हुआ कि डी बाई डी एक्स ऑफ log x इफ x ग्रेटर देन 0 माइनस एक्स इफ x लेस देन 0। तो इसको आप लिख सकते हैं log ऑफ मॉड्यूलस x, बराबर, दोनों केस एक साथ आ गए, 1/x हो गया यहाँ पर x नॉट इक्वल टू 0, and it means anti derivative of 1/x is log of modulus x प्लस c। ओके, तो ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 1 था। अब है एग्जाम्पल नंबर 2, और एग्जाम्पल नंबर 2 में हमें बोला है फाइंड इंटीग्रल्स, बराबर। तो उसमें नंबर 1 है इंटीग्रल फाइंड करने हैं हमें, मींस इंटीग्रेशन। फर्स्ट में दिया है x³ -1/x² विथ रिस्पेक्ट टू x। ओके, तो यहाँ पर हम सबसे पहले तो डिनोमिनेटर सेपरेटली लिख देते हैं, x³ -1 डिनोमिनेटर सेपरेटली x², और यहाँ पर भी लिख दिया हमने x² dx। so is equal to x³ अपॉन x² ये हो जाएगा x माइनस 1/x² है, 1/x² को हम लिख देंगे x⁻² dx। ओके, तो यहाँ से हम एक चीज ध्यान रखेंगे कि देखो हमारे पास जो फॉर्मूला था x⁻n dx इज इक्वल टू x⁻n+1 अपॉन n+1
प्लस सी वेर एन नॉट इक्वल टू -1 मीन्स अगर हमारे पास x जो है उसका पावर -1 है मीन्स 1/x, तो ये फॉर्मूला आप यूज नहीं कर सकते। 1/x है, इनके लिए ये फॉर्मूला नहीं काम करेगी। जैसे अभी जस्ट हमने देखा कि 1/x का इंटीग्रेशन क्या हुआ, या तो एंटी डेरिवेटिव लॉग ऑफ मॉड्यूलस x। तो न्यूमरेटर में कोई एक कांस्टेंट है, डिनोमिनेटर में अगर x है सिंगल पावर, x का सिंगल पावर है मींस लीनियर फॉर्म है, तो वो टर्म हम नीचे रखेंगे और उसका इंटीग्रेशन लॉग ऑफ मॉड्यूलस x करेंगे। बट अगर हमें न्यूमरेटर में कोई भी कांस्टेंट दिया जाता है और डिनोमिनेटर में x का पावर दिया गया है अदर देन 1, अदर देन एनी पावर, अदर देन 1 सॉरी, नॉट अदर देन एनी पावर, x रेस टू ए का वैल्यू 1 नहीं होना चाहिए, बराबर। x रेस टू 1 होगा तो 1/x हो जाएगा। इसका इंटीग्रेशन तो हम डायरेक्टली कर लेंगे फॉर्मूला से। बाकी जितने भी केस है 1/x², 1/x³, 1/x⁵ आया, कोई भी ऐसा कोई टर्म अगर हमें इंटीग्रेशन के लिए मिलेगा तो हम क्या करेंगे, उसको ऊपर लिख देंगे मीन्स x⁻⁵ या तो यहाँ पर x⁻⁻a इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और फिर ये जो फॉर्मूला है इसका यूज करेंगे। ओके, तो अब इंटीग्रेशन कर लेते हैं। फर्स्ट है x⁻1, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x⁻1+1 अपॉन 1+1, ये फॉर्मूला का यूज कर रहे हैं। माइनस x⁻², तो इनका इंटीग्रेशन होगा x⁻²+1 upon -2+1 plus c. So it is x square upon 2 minus x⁻1 upon -1 plus c. एक और स्टेप लिख सकते हैं आप, x square upon 2 माइनस एन माइनस प्लस x⁻1 है जिसको आप 1/x लिख सकते हैं। तो ये हो गया फर्स्ट वन। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट नंबर 2 पर। मीन्स एग्जाम्पल नंबर 2 ही है बट उसमें सेकेंड नंबर का। तो एग्जाम्पल नंबर 2 में नंबर 2 और हमें दिया गया है x⁻2/3 प्लस 1 dx। ओके, अब यहाँ पर आप इंटीग्रेशन सेपरेटली भी कर सकते हैं, मीन्स ऐसे कुछ x⁻2/3 इसका हमने इंटीग्रेशन कर लिया विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू वेरिएबल x। तो x⁻2/3 यहाँ पर हमारी फॉर्मूला यूज होगी x⁻n फॉर्म। तो x⁻2/3 प्लस 1 डिनोमिनेटर में 2/3 प्लस 1 एंड प्लस 1 का इंटीग्रेशन x होगा। ओके, अब 1 का इंटीग्रेशन x कैसे हुआ, तो 1 जो है इनको हम लिख सकते हैं x⁻0, बराबर, और x⁻0 का इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x⁻0+1 अपॉन 0+1 और फिर हमने लिख दिया c। ओके, अब यहाँ पर एक और चीज का ध्यान रखना है आपको कि देखो हमने इंटीग्रेशन फर्स्ट जो टर्म था यहाँ पर भी हमने इंटीग्रेशन अप्लाई किया और यहाँ पर भी इंटीग्रेशन किया, तो दोनों के लिए डिफरेंट सी नहीं लिखते हैं आपको, सी जो है वो लास्ट में एक ही लिखना है। आप कितने भी टर्म में इंटीग्रेशन कर लो, यहाँ पर 2 3 4 5 6 जितने भी टर्म है उसका इंटीग्रेशन करने के बाद सी आपको एक ही लिखना है, बराबर। हर एक इंटीग्रेशन के लिए डिफरेंट सी नहीं लिखना है। So is equal to x⁻2/3 plus 1, 2/3 plus 1 ये हो जाएगा 5/3, तो डिनोमिनेटर में 5/3, 5/3 मतलब यहाँ से हो जाएगा 3/5 प्लस x प्लस c। ओके, अब चलते हैं इसी में नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 2 में नंबर 3 एंड इट इज इंटीग्रेशन ऑफ x⁻3/2 plus 2 times e⁻x माइनस 1/x इनका इंटीग्रेशन चाहिए हमें। तो पहले तो इंटीग्रेशन सेपरेटली लिख देते हैं x⁻3/2
इनका इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस 2 टाइम्स ई रेस टू एक्स है, तो इसमें 2 जो है वो एक कांस्टेंट है, मल्टीप्लिकेशन में है ई रेस टू एक्स के साथ, तो 2 को हमने आउटसाइड लिख दिया और इंटीग्रेशन करेंगे हम ई रेस टू एक्स का विथ रिस्पेक्ट टू वेरिएबल एक्स माइनस अब होगा इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स का विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स इज टू 3/2, तो इनका इंटीग्रेशन 3/2 प्लस 1 अपॉन 3/2 प्लस 1 एक्स इज टू एन का इंटीग्रेशन का जो फॉर्मूला है वो यूज किया हमने, प्लस 2 ई रेस टू एक्स का इंटीग्रेशन ई रेस टू एक्स ही होता है, माइनस 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन होता है लॉग ऑफ मॉड्यूलस एक्स प्लस सी हम लास्ट में एक ही बार लिखेंगे। ओके, एक और स्टेप लिख देते हैं, एक्स इज टू 3/2 प्लस 1, 3/2 प्लस 1 मतलब 5/2, तो यहाँ पर हो जाएगा 2/5। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें x के पावर में जो भी नंबर मिलेगा, जैसे कि यहाँ पर x के पावर में 5/2 है, तो हम क्या करते हैं उसका जो रेसिप्रोकल होता है ना उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखो ये 5/2 है तो उसका रेसिप्रोकल 2/5, यहाँ पर आप देख सकते हैं x इज टू 5/3 था तो वो 3/5, क्योंकि फॉर्मूला ही ऐसी है, x इज टू n प्लस 1 है तो फिर आप क्या करते हैं 1 अपॉन n प्लस 1 लिखते हैं ना, x इज टू n प्लस 1 तो अपॉन n प्लस 1 मीन्स जो भी पावर हमको मिलता है उसका रेसिप्रोकल आप साइड में लिख दो, 1 अपॉन n प्लस 1, ये n प्लस 1 का रेसिप्रोकल ही तो हुआ। ओके, प्लस 2 टाइम्स ई रेस टू एक्स माइनस लॉग ऑफ मॉड्यूलस एक्स प्लस सी। अब आते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 पर। तो एग्जाम्पल नंबर 3 में नंबर 1 इंटीग्रेशन ऑफ sin x प्लस cos x विथ रिस्पेक्ट टू वेरिएबल x, तो सेपरेटली इंटीग्रेशन लिख देते हैं, integration of sin x with respect to x, then plus integration of cos x with respect to variable x। sin x का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस cos x एंड cos x का इंटीग्रेशन होगा sin x और फिर बाद में c। नंबर टू में हमें दिया गया है cosec x इंटू cosec x प्लस cot x dx, तो इज इक्वल टू cosec इंटू cosec, अंदर हमने मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर दिया, cosec स्क्वायर x एंड देन प्लस cosec x इंटू cot x dx। अब इंटीग्रेशन सेपरेटली लिख देते हैं, मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ cosec स्क्वायर x with respect to x and then plus integration of cosec x into cot x with respect to x। cosec स्क्वायर x इसका इंटीग्रेशन होगा माइनस ऑफ cot x और cosec x cot x का इंटीग्रेशन होता है माइनस cosec x प्लस c। नंबर 3 इंटीग्रेशन 1 माइनस sin x डिनोमिनेटर में है cos स्क्वायर x dx, तो इज इक्वल टू, सबसे पहले तो हम डिनोमिनेटर सेपरेट कर देते हैं, डिनोमिनेटर सेपरेटली लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर माइनस सेकेंड में मिल जाएगा साइन अपॉन कॉस स्क्वायर dx, तो इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर को हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स माइनस साइन अपॉन कॉस स्क्वायर, तो साइन अपॉन कॉस ये हो जाएगा 10 एंड 1 अपॉन कॉस हो जाएगा सेक एक्स और फिर इंटीग्रेशन भी सेपरेटली लिख देते हैं dx और यहाँ पर भी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। सेक स्क्वायर एक्स इसका इंटीग्रेशन होगा 10x माइनस सेक एक्स 10x, इनका इंटीग्रेशन सेक एक्स प्लस सी। तो यहाँ से ये जो हमने नंबर 2 एंड नंबर 3 किया,
देखो यहाँ पर cosec x इंटू cosec प्लस कॉट था, हमने क्या किया, ये जो मल्टीप्लिकेशन फॉर्म था वो मल्टीप्लिकेशन फॉर्म को प्लस एडिशन फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, क्योंकि हमारे पास अभी तो कोई प्रोडक्ट रूल जैसा है नहीं, मिलेगा बाद में पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स आएगा, बट अभी तो हमारे पास कोई रूल नहीं है। तो अगर हमको मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में मिलता है तो उसको हम या तो प्लस या तो फिर माइनस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ऐसे ही आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, 1 माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स था। कोई ये भी सोच सकता है कि कॉस स्क्वायर एक्स को 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्यों नहीं लिखा, बराबर ना, कॉस स्क्वायर एक्स है उसको 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख के फिर 1 माइनस साइन एक्स कैंसिल कर लो। तो हमारे पास अभी कोई ऐसा डिवीजन रूल जैसा भी नहीं है। तो इंटीग्रेशन में एक चीज आपको ध्यान में रखनी है, मल्टीप्लिकेशन है तो उसको प्लस माइनस फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, और नंबर ऑफ टर्म हो सके उतना न्यूमरेटर में इंक्रीज करो। मींस अगर मुझे ऐसा क्वेश्चन मिला है कि 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, एक्चुअली जो ये आपने नंबर 3 किया वही क्वेश्चन में कर रहा हूँ, 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स है। अब इसका इंटीग्रेशन हम डायरेक्टली अभी तो नहीं कर सकते, मींस कुछ फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद कर सकते हैं, बट सपोजिशन अभी हम नहीं करना चाहते। तो 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स है, अगर ये क्वेश्चन है उसका इंटीग्रेशन करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, न्यूमरेटर में 1 है, डिनोमिनेटर में 1 प्लस साइन एक्स, दो टर्म है, तो हम चाहेंगे कि न्यूमरेटर में नंबर ऑफ टर्म ज्यादा हो और डिनोमिनेटर में कम हो, तो फॉर दैट मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 1 माइनस साइन, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 1 माइनस साइन। ऐसा करने पर न्यूमरेटर में तो हो गया आपका 1 माइनस साइन एक्स, दो टर्म, डिनोमिनेटर में 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन, यहाँ पर हम आइडेंटिटी यूज करके लिख देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स है, ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स, तो ये हो गया 1 माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। देखो न्यूमरेटर में हमने क्या किया, दो टर्म कर दिए और डिनोमिनेटर में एक टर्म हो गया कॉस स्क्वायर एक्स, और ये नंबर 3 ही है एक्चुअली। ओके, तो अगर आपको इंटीग्रेशन में ऐसा कुछ मिलता है जिसमें न्यूमरेटर में नंबर ऑफ टर्म लेस है, डिनोमिनेटर में नंबर ऑफ टर्म ज्यादा है, तो ट्राई करो कि न्यूमरेटर में नंबर ऑफ टर्म इंक्रीज हो। ओके, वैसे जैसे जैसे हम आगे चलते जाएंगे मेथड आती जाएगी कि किस टाइप का क्वेश्चन है तो कैसे उसको इंटीग्रेट करना है।